जब वो थिरकती थीं तो रुपहले पर्दे पर मानो आग लगा देती थीं। उनकी अदाएं ऐसी दिलकश और मादकता से भरी होती थीं कि फिल्मों में क्राउड खींचने और उन्हें हिट कराने की गारंटी बन जाती थी। फिल्मों के प्रोड्यूसर उन्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार रहते थे और वो कम समय में ही अकूत दौलत की मालकिन बन गई थी। गली गली बात चली, समझे सभी मुझे साले, मुझसे जवानी न जाए संभाले। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस अदाकारा का बचपन इतनी गरीबी में बीता कि सरकारी स्कूल में भी उनकी शिक्षा नहीं हो सकी। क्या आप सोच सकते हैं कि दर्शकों में अपने भारी क्रेज के बावजूद वो फिल्मों में कभी लीड रोल नहीं हासिल कर पाईं? कितना कुछ सोचा था, कितने सपने देखे थे, लेकिन दूर से सब सुहाने लगते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि सफलता का आसमान छूने के बावजूद उनके करीबियों ने ही उन्हें धोखा दिया और दुखी होकर उन्होंने कम उम्र में ही मौत को गले लगा लिया। जवानी जवानी जलती जवानी घुट पे आई है आग प्यारे की। कौन थी वो आइटम क्वीन जिसे न सिर्फ जीते जी शोहरत मिली बल्कि उनकी मृत्यु के बरसों बाद भी उनकी जीवनी तीन हिट फिल्मों की सफलता का कारण बनी? क्यों उनकी मौत की पहेली अब तक है अनसुलझी और क्या वजह थी कि पुलिस उनकी लिखी आखिरी चिट्ठी को अब तक नहीं पढ़ पाई? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे कंगना। जी हाँ, वही फिल्मी किस्से वाली आरजे कंगना। अगर आप कुछ दशक पहले तक साउथ इंडियन फिल्मों से वास्ता रखते होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि आज हम किसकी चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपका अंदाजा सही है, हम जिक्र करने जा रहे हैं साउथ की हॉट सिंबल के नाम से मशहूर सिल्क स्मिता की। वही सिल्क स्मिता जिसकी जीवनी पर बनी बायोपिक डर्टी पिक्चर ने बॉलीवुड में खूब धमाल मचाया था। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उनके जीवन पर 2 और फिल्में साउथ इंडिया में बनी थी जिन्होंने खूब वाहवाही बटोरी थी। कौन थी वो फिल्में और कौन थी वो मलयालम अदाकारा जिसने उन्हें कड़ी टक्कर देने के बावजूद कांग्रेसी नेता बनकर अपनी बायोग्राफी लिखी और जिसमें उनकी खूब प्रशंसा की? इन सब का जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन अभी एक नजर डालते हैं सिल्क के प्रारंभिक जीवन और फिल्मी सफर पर। आंध्र प्रदेश के एक गरीब तेलुगु परिवार में 2 दिसंबर 1960 को जन्मी सिल्क स्मिता का वास्तविक नाम विजय लक्ष्मी वाडलापति था। उनके माता पिता बेहद गरीब थे और वो अपनी बेटी को 4th कक्षा से आगे नहीं पढ़ा पाई। विजय लक्ष्मी की शारीरिक बनावट ऐसी थी कि कम उम्र में ही जवानी की दहलीज पर पहुंच गईं। परिवार वालों ने उनका विवाह एक मजदूर से कर दिया। विजय लक्ष्मी जिस घर में शादी करके पहुंची वहां भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। पति अव्वल दर्जे का शराबी था। शराब पीकर वो सिल्क को पीटता था और उसकी गलतियों पर भी उसके परिवार वाले विजय लक्ष्मी को ही गालियां सुनाते थे। कभी कभी उनके देवर और ननद भी उन्हें पीट देते थे। वो घर छोड़कर भाग गई और सीधे चेन्नई पहुंच गई, जिसे तब मद्रास कहा जाता था। वहां पहुंचकर उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक अभिनेत्री के यहाँ नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। विजय लक्ष्मी बचपन से ही फिल्में देखने की बहुत शौकीन थी। उन्हें जब भी फिल्म देखने का मौका मिलता तो वो अपनी दुनिया को छोड़कर उस फिल्मी दुनिया में ही कहीं खो जाती। विजय लक्ष्मी ने घर के काम भी बचपन से ही किए थे, इसलिए उस अभिनेत्री के घर को भी बहुत अच्छे से संभाला। अब वो उस अभिनेत्री के निजी कामों में भी हाथ बटाने लगी थी। यहाँ तक कि उस अभिनेत्री का मेकअप करके उसे तैयार करने का काम भी विजय लक्ष्मी ने ही करना शुरू कर दिया। यहाँ काम करने का उन्हें एक फायदा और मिल रहा था। वो उस अभिनेत्री से मिलने आने वाले फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों से भी जान पहचान बढ़ाने लगी थी। एक दिन एक जानी मानी फिल्म निर्माता वहां आए तो विजय लक्ष्मी उनकी गाड़ी को निहारने लगी। इस पर उनकी मालकिन ने तंज कसते हुए पूछा, कहीं उस गाड़ी में बैठने का सपना तो नहीं देख रही हो?
अपनी मालकिन की ये बात विजय लक्ष्मी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पलट कर जवाब दिया कि वो एक दिन ऐसी गाड़ी में जरूर बैठेंगी और वो गाड़ी खुद उनकी ही होगी। विजय लक्ष्मी ने फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया। वो किसी एक्टिंग स्कूल तो गई नहीं और ना ही उन्होंने कहीं और से अभिनय सीखा था। बस ऑडिशन देकर ही चीजों को धीरे धीरे सीख रही थी। उन्होंने एक फिल्म के ऑडिशन में ही कुछ इस तरह की कामुक अदाएं दिखाई कि उन्हें इस फिल्म में एक आइटम नंबर करने के लिए ले लिया गया। विजय लक्ष्मी को डांसर के रूप में एक छोटा सा किरदार मिल गया फिल्म एडुथा सामंथन मुडिपेन में। इन्हें वीनू चक्रवर्ती, जो फ्लोर मिल्क के डायरेक्टर भी थे, उन्होंने ढूंढ निकाला। उन्होंने इनका नाम बदलकर स्मिता कर दिया और उनकी पत्नी ने इन्हें अंग्रेजी सिखाया और नृत्य सिखाने का भी प्रबंध किया। 1979 में विजय लक्ष्मी ने अपनी पहली सुपरहिट तमिल फिल्म वंडी चक्करम में एक बार गर्ल की भूमिका निभाई जिसका नाम सिल्क था। उन्होंने दर्शकों को इतना मंत्रमुग्ध कर दिया कि उन्हें सिल्क स्मिता के नाम से नई पहचान मिली। फिर तो सिल्क ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ से सिल्क के कैरियर ने एक ऊंची उछाल मारी और वो दक्षिण भारतीय सिनेमा में काम करने वाले निर्माता और निर्देशकों की आइटम नंबर के मामले में पहली पसंद बन गई। सिल्क की अदाएं काम कर गईं और धीरे धीरे उनके पास आइटम नंबर के लिए कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। कुछ ही समय में सिल्क अपने समय की दक्षिण भारतीय सिनेमा की आइटम क्वीन बन गई थी। उनका आकर्षण इतना तेजी से और इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक फिल्म को हिट कराने के लिए उनके लटके झटके ही काफी थे। उस समय सिल्क निर्माताओं से 50,000 रुपए तक अपनी फीस के तौर पर लेती थी। एक आइटम नंबर करने के लिए सिल्क की फीस भले ही ज्यादा थी और वो जरूरत से ज्यादा मुंहफट भी थी, फिर भी फिल्म निर्माता उनके घर पर डेट्स लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे। वो जानते थे कि सिल्क का एक आइटम नंबर भी फिल्म को हिट करा सकता है। सिल्क का नाम दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा था। इसका असर ये हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए सिर्फ 4 साल ही बीते थे और इतने कम समय में ही उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में काम कर लिया था। वर्ष 1983 में तो उन्होंने एक तरह से रिकॉर्ड बनाते हुए 44 फिल्मों में अपना जलवा बिखेरा। हालांकि अब उनका रोल सिर्फ आइटम नंबर तक ही सीमित नहीं था। वो फिल्मों में कुछ छोटे मोटे और कभी कभी बड़े किरदारों में भी नजर आ रही थी। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में उस दौर के दिग्गज रजनीकांत और कमल हासन दोनों के साथ सिल्क ने खूब काम किया। सिल्क के ग्लैमर से बॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा। हालांकि वो वर्ष 1982 और 1983 में 2-3 फॉर्मूला हिंदी फिल्मों में बतौर आइटम डांसर नजर आई थी, लेकिन उन्हें नोटिस नहीं किया गया। 1983 में आई हिंदी फिल्म सदमा, जो वर्ष 1982 में आई तमिल फिल्म मुंदरम पिराई का रीमेक थी, फिल्म के निर्देशक बालू महेंद्र को इस फिल्म की कहानी बहुत धीमी लगी थी और वो इसमें कुछ तड़कता भड़कता करना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि फिल्म के मुख्य कलाकार कमल हासन और श्रीदेवी के बीच कुछ बोल्ड सीन फिल्माए जाए। हालांकि कहानी ऐसी थी कि उसके साथ ये संभव ना हो सका, इसलिए इस फिल्म में सिल्क स्मिता को लिया गया और सिल्क ने इस फिल्म की बेहद दुख भरी कहानी में भी रंग भर दिए। शाम सुलगती है जब भी तेरा ख्याल आता है। इसके बाद उन्होंने लगभग 50 हिंदी फिल्मों में आइटम डांस किए, जिनमें ताकत वाला, सिल्की, डाकू राजा, पाताल भैरवी, मेरा फर्ज मेरा कर्ज, विजय पथ आदि चर्चित रहे थे। एक दुपट्टा दे दो मवाली, एक दुपट्टा दे दो मवाली। बाद में उनकी पहली हिट फिल्म वंडी चक्रम की बॉलीवुड रीमेक भी बनी थी, जिसका नाम था प्रेम प्रतिज्ञा। कहते हैं 1979 में रिलीज हुई इस फिल्म में भी सिल्क को काम करने का ऑफर दिया गया था,
लेकिन तब तक उनकी डेट्स मिलनी मुश्किल हो गई थी क्योंकि वो साउथ की व्यस्ततम तारिकाओं में से एक थी। वो अपने करियर के 17 वर्षों में मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं की लगभग 450 फिल्मों में नजर आ चुकी थी, लेकिन उन्हें एक ही तरह के किरदार मिलने लगे और अपने पूरे करियर में उन्हें बस उसी तरह के ही किरदार मिलते रहे। सिल्क अपनी इमेज में बंद कर रह गई थी। उनके पास पैसों की कमी तो थी नहीं, सो उन्होंने 1979 में खुद एक फिल्म प्रोड्यूस की और उसमें एक अहम किरदार भी निभाया। हालांकि ये फिल्म दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं आई और संभवतः सिल्क ने भी समझ लिया कि उनकी लिमिट कितनी है। सिल्क को फिल्में लगातार मिल रही थी और अपने जीवन के आखिरी वर्षों में उन्होंने कुछ और बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया था। बाद के वर्षों में उनकी डिमांड कम होने लगी क्योंकि तब तक साउथ में एक और सेंसेशन मलयालम आइटम गर्ल शकीला का जलवा फैलने लगा था। हालांकि फिल्म समीक्षकों का कहना था कि सिल्क दोस्ती बहुत मुश्किल से करती थी, लेकिन जो उनके करीबी थे उनकी नजर में वो बेहद दयालु और उदार थी। सिल्क के करीबी दोस्त बहुत कम थे और उनके जो भी रिश्तेदार थे उनमें से अधिकतर उनकी दौलत हड़पने की कोशिशों में लगे रहते थे। वो बेहद परेशान रहने लगी थी और खुद को असुरक्षित भी महसूस करती थी। 23 सितंबर 1996 को सिल्क ने अपनी सहेली अनुराधा से बात की थी। उसके अनुसार वो किसी मुद्दे को लेकर बात करना चाहती थी जो उसे परेशान कर रही थी। अनुराधा ने कहा कि वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर उससे मिलने गई थी, लेकिन वहां जाने पर पता चला कि सिल्क ने पंखे से लटक कर जान दे दी है। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि सिल्क ने कुछ लिख छोड़ा है, लेकिन वो तेलुगु में लिखा था और इतना अस्पष्ट था कि भारी मशक्कत के बाद भी पढ़ा नहीं जा सका। पुलिस ने उनके पोस्टमार्टम के नतीजों को भी कुछ महीनों बाद सार्वजनिक किया, जिसके अनुसार उनकी मौत का कारण शराब पीना था। बाद के वर्षों में उनकी मौत साउथ फिल्म इंडस्ट्री में खासी चर्चित रही। उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी रही शकीला ने एक आत्मकथा लिखी जिसमें उन्होंने सिल्क की काफी प्रशंसा की थी। बाद में शकीला ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और राजनीति के मैदान में उतर गईं, तो लोगों ने इस आत्मकथा को राजनीतिक स्टंट भी कहा। 2011 में बॉलीवुड के निर्देशक एकता कपूर ने सिल्क के जीवन पर आधारित एक फिल्म द डर्टी पिक्चर का निर्माण किया। इस फिल्म का निर्देशन मिलन लुथारिया ने किया और सिल्क की भूमिका निभाई थी अभिनेत्री विद्या बालन ने। ये फिल्म सिल्क के भाई वी नागवारा प्रसाद को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस पर सवाल उठाए। उठती आवाज को देखते हुए एकता कपूर ने तुरंत अपना बयान बदल दिया और उन्होंने कह दिया कि ये फिल्म सिल्क स्मिता के जीवन पर आधारित नहीं है। इसके बाद वर्ष 2013 में कन्नड़ भाषा में भी सिल्क सक्कत हॉट नाम की एक फिल्म बनाई गई जिसमें सिल्क का किरदार पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिक ने निभाया था। ये फिल्म भी खासी हिट रही। उसी साल सिल्क के जीवन पर मलयालम भाषा में भी क्लाइमैक्स नाम की फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म में सिल्क के रूप में सना खान नजर आईं। ये फिल्म भी दक्षिण भारत में बेहद लोकप्रिय हुई। तो दोस्तों, आपको सिल्क स्मिता की कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप सिल्क स्मिता के बारे में कुछ और जानकारी रखते हैं तो वो भी लिखें। चलते चलते एक बात और, अगर आप पुरानी फिल्मों की बैक स्टेज स्टोरीज के शौकीन हैं तो हमारे दूसरे चैनल फिल्मी किस्से विद आरजे गंगना पर एक बार जरूर आएं। वहां मैं आपको किस्से सुनाऊंगी रूबरू होकर। तो अब यहाँ दीजिए आरजे गंगना को इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।